गांव में चुनाव को सरगर्मियां बढ़ने लगी थी। चारों तरफ पोस्टर चिपकाए जा रहे थे। दरवाजों को खुलवाकर अपने अपने नेताओं का प्रचार किया जा रहा है। इस बार गांव में तिलक राम का बोलबाला था। नेता लोग पार्टी द्वारा खूब पैसे और मिठाइयां बंटवा रहे थे, लेकिन इसी गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें 2 वक्त का अच्छा खाना भी नसीब न था। उन्हीं में एक परिवार आनंदी का था। जब से उसके पति महेश को लकवा मारा था, घर में खाने के लाले पड़ गए। बच्चों की भूख और पति की बीमारी ने इतना मजबूर कर दिया कि उसे पैसे के लिए दूसरों के घर में बर्तन मांजने पड़े। अभी आनंदी अपने 5 साल के बेटे कार्तिक की स्कूल की वर्दी उतार ही रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। आती हूँ, रुको जरा। आनंदी ने दरवाजा खोला तो यहाँ के बड़े नेता तिलक राम को पार्टी के साथ अपने दरवाजे पर देखकर चौंक गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नमस्ते बहन जी, मुझे तो जानती ही होंगी। तुम्हारे गांव की हालत देखकर रोना आ जाता है। न बिजली है न पानी है, सड़कों का तो बुरा हाल है। बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल गांव से बाहर है। बहन जी, इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए तुम्हारा ये भाई चुनाव में खड़ा हुआ है। हमारा चुनाव चिन्ह सूरज है, इसलिए सूरज पर वोट डालना मत भूलना। जरूर डालेंगे, बस आप ये सारी समस्याएं खत्म कर देना। कल मीटिंग में जरूर आना, देखना हम नहीं हमारा काम बोलता है। आनंदी खुद को खुशनसीब समझ रही थी कि इतना बड़ा आदमी उसके घर आकर वोट मांग कर गया है। अगले दिन आनंदी जल्दी से काम निपटाकर मीटिंग में पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो औरतों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। नेताजी स्पीकर पर बोल रहे थे, माता और बहनों, मैं इस गांव से गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा। बस आप लोगों का साथ मेरे साथ रहे, वोट सूरज पर ही देना। तभी सबकी तालियां बजने लगी और नारे लगने लगे। तिलक भैया की जय, तिलक भैया की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, तिलक भैया का नाम रहेगा। जन जन की है यही पुकार, तिलक भैया आपकी बात। जन जन की है यही पुकार, तिलक भैया आपकी बात। तिलक राम ने वहाँ मौजूद सभी लोगों में मिठाई बांटी। उसने उन सबको अगले दिन रैली में चलने के लिए कहा और हर रैली में जाने के लिए 200 रुपए देने का वादा किया। मिठाई देकर आनंदी की आंखें खुशी से चमक उठी। इतनी अच्छी मिठाई तो उसने शादी के बाद कभी नहीं खाई थी। वह मिठाई का डिब्बा लेकर फटाफट घर पहुंची, जहां उसका बीमार पति और बेटा उसका इंतजार कर रहे थे। अरे आनंदी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कुछ खाने को मिल जाता तो मैं दवाइयाँ खा लेता। कार्तिक भी सुबह से भूखा है। आनंदी ने जल्दी से डिब्बा महेश को दिखाते हुए कहा, आज तो आप मिठाई खाओ। अब वह दिन दूर नहीं जब मैं आपको शहर ले जाऊंगी और आपका इलाज कराऊंगी। जानते हो, कल मुझे रैली में जाना है और हर रैली में हमें 200 रुपए मिलेंगे। चुनाव में तो अभी 20-25 दिन बाकी है। अगर इस तरह रोज रैली में जाती रही तो हमारे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। आनंदी को रात भर नींद नहीं आई। वह 200 रुपए के बारे में सोचकर बार बार उठकर बैठ जाती। उसके लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। ऊपर से मिठाई का मिलना, वह सोचने लगी कि हो सकता है कल भी मिठाई मिले। अब तो हम हर रोज अच्छी अच्छी मिठाई खाया करेंगे। सुबह वह जल्दी से तैयार होकर तिलक राम के यहाँ पहुँच गई। अरे बहन, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। रैली में तो अभी समय है। चलो कोई बात नहीं, तब तक जलपान करो। उसके लिए अंदर से एक लड़का ठंडा शरबत ले आया। आनंदी शरबत पीकर बोली, हमें रैली में क्या करना होगा? अरे करना क्या है, कोई काम थोड़ा ही ना है। बस गाड़ी में बैठकर घूमना है और जोर जोर से बोलना है, मोहर लगेगी सूरज पर और तिलक राम भैया की जय। तिलक राम ने सभी को सारी बातें समझाकर रैली के लिए भेज दिए। 200 रुपए के लालच ने उनकी आवाज बहुत ऊंची कर दी थी। ना गर्मी का एहसास था, ना धूप और भूख प्यास का। सिर्फ पैसे की खातिर उन्होंने जी जान लगा दी। पूरा गांव उनके नारों से गूंज उठा। आज की रैली में उन्हें भर पेट समोसे खाने के लिए मिले, लेकिन आनंदी ने चुपके से 2 समोसे
महेश और कार्तिक के लिए छिपा लिए। रैली खत्म होने के बाद वो सब पैसे मिलने की राह ताक रहे थे। चलो अब सब लोग जाओ। लेकिन भैया, आपने तो पैसे देने के लिए कहा था। हाँ हाँ कहा था। अरे आज तो पहला दिन है, पैसे भी मिल जाएंगे। तुम लोग प्रचार पर ध्यान दो। अभी तो पूरे 24 दिन की रैली है। मेरे जीतते ही 2,500 रुपए तुम सबके हाथों में होंगे। 2,500 रुपए? बाप रे, इतना पैसा तो हमने एक साथ कभी नहीं देखा। भगवान, बस तिलकराम भैया ही जीतने चाहिए। 2,500 रुपए के लिए उन्होंने नारेबाजी में और भी जान लगा दिए और नतीजा तिलकराम जीत गया। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। लड्डू तो सबने खा लिए, लेकिन अब 2,500 का इंतजार था। आनंदी, ये दोपहर में तुम कहाँ जा रही हो? आज तो रैली भी नहीं है। अरे तुम्हें नहीं मालूम, तिलकराम भैया जीत गए हैं। आज हमें हमारी मेहनत का पैसा मिलेगा और गांव में भी बहुत जल्दी तरक्की हो जाएगी। मैं तुम्हें फिर शहर के बड़े और अच्छे अस्पताल में ले जाऊंगी। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। आनंदी तिलकराम के यहाँ पहुँची तो देखा कि पहले से ही बहुत भीड़ जमा थी। अरे भाई, पैसे तो मैं दे देता, लेकिन तुम लोगों ने नारे लगाने के अलावा किया ही क्या है? जितने तुम लोगों को मुझसे पैसे चाहिए, उससे ज्यादा की तो तुम लोग मिठाइयाँ खा चुके हो। हिसाब लगाओ तो तुम लोगों पर मेरा ही पैसा निकलेगा। अब जाओ यहाँ से, सिर दर्द मत करो। अगली बार जीता तो मिठाई नहीं दूंगा, नारे लगाने के केवल पैसे ही दूंगा। मुझे तो खुद इतना घाटा हो गया। आनंदी के सपने आंखों में ही मर गए। क्या अब पैसों के लिए अगले चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा? वह रोती हुई घर वापस आ गई। घर पर कार्तिक भी उम्मीद लगाए बैठा था कि उसकी माँ आज बहुत सारे पैसे लेकर आएगी। अपनी माँ को अंदर आते देख कार्तिक ने उत्सुकता से पूछा, माँ आप आ गई? पैसे मिल गए? आनंदी की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, नहीं कार्तिक बेटा, पैसे नहीं मिले और ना ही कभी मिलेंगे। हमसे झूठ बोला गया। हमारा नेता धोखेबाज निकला। पैसे नहीं मिले? ऐसे कैसे नहीं मिले? माँ, अब बिना पैसे पिताजी का इलाज कैसे होगा? आप तो कहती थी कि पैसे मिलने के बाद पिताजी को इलाज के लिए शहर लेकर जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा बेटा। मुझे तुम्हारे पिताजी का इलाज करने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। इसी तरह चुनाव आते जाते रहे, कहीं कुछ नहीं बदला। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि तिलकराम का 2 कमरों का मकान एक बहुमंजिला इमारत में बदल चुका था। आनंदी को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को एहसास हो गया कि उन्होंने गलत नेता चुना है। पैसों के लालच में उन्होंने एक गलत आदमी का साथ दिया, लेकिन ये उनकी गलती नहीं थी। मजबूरी इंसान से कुछ भी करा लेती है। क्या पता कि अगले चुनाव में दूसरा नेता भी ऐसा ही हो। इसलिए उन्होंने चुनाव से उम्मीद लगाना छोड़ दिया। सुंदरपुर नामक एक छोटे से गांव में बुजुर्ग दीनानाथ अपनी पत्नी कमला और बेटे पंकज के साथ रहते थे। पंकज, जिसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी टीना अपने सास ससुर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन काम पर जाते समय पंकज अपने माँ बाबूजी के कमरे में जाकर कहता है, पिताजी, मैं काम पर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए क्या? दीनानाथ जी बोले, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर बहू को पता चलेगा तो घर में बेवजह झगड़ा होगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारा बेटा परेशानी में आ जाए। पंकज जैसे ही कमरे से बाहर आया तो बाहर उसकी पत्नी टीना खड़ी थी। उसने गुस्से में पंकज से कहा, मुझे तो कभी नहीं पूछते, अपनी माँ और पिताजी से ही पूछते रहते हो। पंकज अपनी पत्नी से बोला, ऐसा नहीं है टीना, तुम तो अपनी जरूरत की चीजें बोल देती हो, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते। वो तो खुद बोलते हैं कि बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमें स्कूल की 2 रोटी मिल जाए वही ठीक है। टीना ने कहा, ठीक है, आप जल्दी जाओ और सुनो, अगर आज भी शराब पीकर घर आए ना तो मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। पंकज के जाने के बाद दीनानाथ अपनी पत्नी कमला से बोले, अरे भाग्यवान, गला सूख गया है, 1 गिलास पानी ही पिला दो। अब तो मेरी उम्र भी 60 के पार हो चली है, तुम अब भी मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। घर के छोटे मोटे कामों के लिए मुझे ही पुकारते हो। घर में जवान बहू है ना, उसे आवाज दो, वो ला देगी।
बहू तो सारा दिन मोबाइल में बिजी रहती है, बेटा शाम को शराब पीकर घर आता है। इनकी हरकतें बाहर बताऊं तो बदनामी अपने घर की ही होगी। आज थोड़ा कमर में दर्द है, वरना पानी में अपने आप उठकर पी लेता। तुम तो हमेशा घर के लोगों की बुराई करते रहते हो। ये सब है तो तुम्हारा ही परिवार। मैं ले आती हूँ तुम्हारे लिए पानी, वरना तुम्हारी बकबक खत्म नहीं होगी। कमला बहू के कमरे की तरफ जाने लगी। घर में एक ही फ्रिज था और फ्रिज बहू के कमरे की दीवार से सटा था। कमला ने फ्रिज देखा तो फ्रिज के अंदर पानी की सभी बोतलें खाली पड़ी थीं। कमला खाली हाथ वापस जाने लगी तो बहू के कमरे से आवाज आ रही थी। वह फोन में पंकज को धमका रही थी। मेरी छोटी बहन का परसों जन्मदिन है और सारा खर्चा तुम्हें ही उठाना है। जन्मदिन मेरे मायके में ही मनाएंगे। कंजूसी करने की कोशिश की तो याद रखना, बच्चों को लेकर मायके बैठ जाऊंगी। फिर अपनी माँ से बनवा लेना रोटियाँ, धुलवा लेना उसी से कपड़े। कमला अपने पति के पास खाली हाथ वापस आ गई तो दीनानाथ जी बोले, अरे क्या हुआ भाग्यवान, पानी कहाँ है? मुझे जोरों से प्यास लगी है। फ्रिज में सभी बोतलें खाली पड़ी है। किचन में पानी होगा मगर किचन में ताला लगा है। चाबी तो बहू के पास रहती है। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? फ्रिज की बोतलें खाली पड़ी है, रसोई घर में ताला लगा है, सुबह से अभी तक चाय नहीं मिली। जरा धीरे बोलो, बहू सुन लेगी तो शाम का खाना भी नसीब न होगा। पंकज जब कुंवारा था तो मैंने उसे कभी शराब पीते हुए नहीं देखा। अब तो शाम होते ही शराब पीता हुआ घर आएगा। अब तो वो हमारी भी शर्म नहीं करता। कमला आंसू बहाते हुए बोली, मेरा बेटा टेंशन में शराब पीता है। सारी टेंशन बहू ने दे रखी है मेरे लाडले बेटे को। अभी जब मैं फ्रिज से पानी निकालने गई थी तो बहू कह रही थी उसकी बहन का जन्मदिन है, सारा खर्चा पंकज ही करेगा। अपने कमरे के छत वाला पंखा रुक रुक के चलता है, कभी तो रुक ही जाता है, फिर डंडा मारकर जोर जोर से पंखा हिलाना पड़ता है, तब जाकर पंखा चलता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सुना है वहाँ दिन रात लंगर चलता है। क्यों ना हम दोनों घर बार छोड़कर मंदिर में ही डेरा डाल ले। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, पड़ोस में और बुजुर्गों का भी यही हाल है। मैं तो यह घर छोड़कर जा रहा हूँ, तुझे साथ चलना है तो चलो, वरना पड़ी रहो यहीं। जहाँ बुजुर्गों का कोई सम्मान न हो वहाँ मैं एक पल नहीं ठहरने वाला। जहाँ तुम रहोगे मैं वही रह लूंगी, जीवन भर तुम्हारे साथ रही। अब अंतिम दिनों में मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। इतना बोलकर दोनों घर से बाहर आ गए। दोपहर हो चुकी थी। दोनों चलते चलते घर से मीलों दूर निकल गए। थकान के कारण सड़क किनारे एक पेड़ दिखाई दिया। उसकी छांव में एक बुढ़िया चाय बेच रही थी। चिलचिलाती तेज धूप में उस बुढ़िया का चेहरा झुलसा जा रहा था। शरीर से एकदम कमजोर थी। 65 वर्ष की उम्र के लगभग थी। दीनानाथ वहां नहीं रुके और आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद सड़क की लाल बत्ती पर एक बूढ़ा दिखाई दिया, जिसके बाल सफेद, पुराने से कपड़े पहने लाल बत्ती पर रुकी गाड़ियों के पास जाता और हाथ में लिए पेन दिखाता, जिसकी कीमत वह मात्र 2 रुपए बता रहा था। मगर उसके पेन कोई न लेता। लेकिन जब कोई गाड़ी वाला उसके 1 या 2 पेन खरीद लेता तो उसका चेहरा चमक जाता। हरी बत्ती होने पर वह बूढ़ा सड़क किनारे बैठ जाता और लाल बत्ती होने का इंतजार करने लगता। दीनानाथ जी ने कमला से कहा, यह आदमी दिन भर में पेन बेचकर 20-30 रुपए ही कमाता होगा। पता नहीं इसका घर है या नहीं, या फिर हमारी तरह घर छोड़कर यहाँ सड़कों पर अपनी जिंदगी काट रहा है। इतनी उम्र में हम बुजुर्गों को कोई नौकरी भी नहीं देगा, इसलिए ये लोग अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए सड़कों पर कुछ न कुछ काम धंधा करते हैं। ना सरकार से इन्हें कोई उम्मीद है, ना अपने परिवार वालों से। दीनानाथ जी कमला को लेकर और आगे निकल गए। सूरज ढलने वाला था। भूखे प्यासे दोनों बूढ़े लोग पैदल चले जा रहे थे। सब लोग अपनी अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश थे। किसी को किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं। आगे फ्लाईओवर के नीचे पहुंचने पर दोनों रुके तो वहां कई बुजुर्ग मिले, जो फटे कपड़े पहने पशु समान अपनी जिंदगी जी रहे थे। दीनानाथ जी कमला से बोले, पता नहीं किसने कह दिया देश तरक्की कर रहा है। जिस देश में बुजुर्गों का अपमान होता हो, बूढ़े एक एक दाने को तरस रहे हो,
ना घर में कोई सुनवाई हो, ना बाहर कोई सुनवाई हो। इस हिसाब से तो बच्चों को जन्म देना ही बेकार है। ऐसी जल्लाद बहुएं और ऐसे जल्लाद बेटों को तो कोख में ही मार देना चाहिए। रात हो चुकी थी। दोनों बुजुर्ग अब थक चुके थे। फ्लाईओवर के नीचे बने फुटपाथ पर थकान के कारण दोनों सो गए। कुछ और बेसहारा लोग भी वहीं सो रहे थे। सुबह आंख खुली, एक सेठ एक बड़े से पतीले में खीर बांट रहा था। तब वहां मौजूद भिखारी और बेसहारा बूढ़े आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, इन सेठ की कोई संतान नहीं है, इनके पास करोड़ों की दौलत है। ये रोज सुबह सुबह हमारे लिए कभी हलवा, कभी खीर, कभी पहनने के लिए कपड़े या फिर कुछ न कुछ अवश्य ही लेकर बांटने के लिए आ जाते हैं। मैं इन सेठ को वर्षों से जानता हूँ। सेठ जब दीनानाथ जी के पास पहुँचे तो उसने खीर नहीं ली। तब सेठ जी बोले, यहाँ लोग दो दो बार खीर ले रहे हैं और आप लोगों ने एक बार भी नहीं ली। क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? दीनानाथ जी बोले, आप तो सेठ हो, कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि किसी बुजुर्ग को रोटी के लिए तरसना ही ना पड़े। कल वोटों की गिनती है, अगर इलेक्शन में मैं जीत जाता हूँ तो आप जैसे लोगों पर अन्याय नहीं होने दूंगा। दीनानाथ जी ने प्रसाद के रूप में खीर लेकर खाई और फिर सारा दिन वहीं विश्राम किया। रात होने पर वो वहीं सो गए। अगले दिन उनकी आंख खुली तो सामने चाय की दुकान थी। उस दुकान के ऊपर एक तख्ती लटक रही थी। उस पर लिखा था, 60 बरस के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए चाय मुफ्त। दीनानाथ ने उस चाय वाले से इसका कारण पूछा। अरे क्या बात है भाई, आपने यह कैसी तख्ती लगा रखी है? 60 वर्ष के ऊपर सभी बुजुर्ग के लिए चाय मुफ्त? चाय वाला बोला, कल वाले सेठ जो गरीबों को भोजन दान किया करते थे, वह भारी बहुमतों से जीत गए हैं। उन्होंने 60 वर्ष के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए सारी सेवाएं फ्री कर दी है। उल्लंघन करने वालों को 50,000 का जुर्माना और 50 कोड़े लगाने का नया कानून बनाया है। आप लोग तो 60 वर्ष से ज्यादा के हो, यह कानून आप जैसे लोगों के लिए है। घर से जब आप लोग निकले तब अपना आधार कार्ड अवश्य लेकर जाए, आज के लिए छूट है। कमला जी ने कहा, मेरा चश्मा नहीं है, क्या मेरा चश्मा फ्री में बनेगा? जरूर बनेगा। पहले सरकारी अस्पतालों में ही फ्री चश्मे की व्यवस्था थी। अब आप लोग किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी चश्मे की दुकान से अपना चश्मा फ्री में बनवा सकते हैं। दीनानाथ और कमला जी ने खुशी खुशी एक एक गर्मा गर्म चाय पीकर मन को संतुष्ट किया और आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद दीनानाथ ने कमला से कहा, अरे भाग्यवान, यह तो बड़ी खुशी की बात है। पता नहीं क्यों आज मेरा कुल्फी खाने का मन है। चलो देखते हैं वह सड़क पर खड़ा कुल्फी वाला भी हमें खाने को कुल्फी देगा या नहीं। दीनानाथ ने 2 कुल्फी मांगी तो दुकानदार ने फौरन 2 कुल्फी उनके हाथों में थमा दी। कमला दीनानाथ से बोली, यह काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब पूरे भारत में कोई भी बुजुर्ग भूखा नहीं सोएगा। चलो अब घर चलते हैं। अब हमें अपने बेटे बहू पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अब हमारी सरकार हमारे साथ है। सड़कों पर कई ई रिक्शा और ऑटो दिखाई दिए। उन पर भी एक एक तख्ती लटक रही थी। उन पर लिखा हुआ था, 60 बरस के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए यात्रा मुफ्त। दीनानाथ और कमला मुफ्त यात्रा से घर आए तो बहू और बेटा घर के बाहर ही खड़े थे। अपने माता पिता को देखकर पंकज ने कहा, बाबूजी, आप माँ को लेकर कहाँ चले गए थे? हमने छत वाला पंखा ठीक करवा दिया है। दीनानाथ का एक पड़ोसी बाहर ही खड़ा था। उसने पंकज से कहा, क्यों बच्चों, निकल गई ना हवा? यह जो नई सरकार आई है, देश के सभी उन घरों में कैमरे लगवा दिए हैं जहाँ कोई बुजुर्ग 60 साल से ऊपर का है और उनका सीधा लाइव नजदीक के स्टेशन में होगा। अगर किसी बुजुर्ग का अपमान हुआ तो 50,000 रुपए का जुर्माना उनकी संतान को भरना होगा और 50 कोड़े अलग से पड़ेंगे। दीनानाथ जी कमला को लेकर घर के अंदर आ गए और बहू और बेटों को आवाज लगाई। पंकज और टीना दौड़कर अंदर आए। दीनानाथ जी बोले, बहू,
तुम अपनी सास के पैर दबाओ और पंकज तुम मेरे पैर दबाओ। काफी लंबा सफर तय करके हम घर वापस लौटे हैं। ठीक से पैर दबाना, वरना हम चिल्लाने की एक्टिंग करेंगे और सामने सीसीटीवी कैमरे के जरिए थाने में बैठी पुलिस तुमसे 50,000 रुपए जुर्माना और 50 कोड़े की सजा देगी। तुम जैसी निकम्मी औलादों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए हमारे देश में ऐसे ही कानून बनने चाहिए।